Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new chapter number 15, homeostasis, inshallah, with new hope, new spirit and new focus. ठीक है? So beta, the chapter is homeostasis. So first come its introduction, very important क्योंकि अक्सर MCQs introduction से पूछे जाते हैं. So first of all, what does homeostasis mean? So homeo का मतलब होता है similar, स्टेसिस का मतलब होता है कंडीशंस. ठीक है, सो सिमिलर आर सेम कंडीशंस. सो बेटा अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं तो ये होम्योस्टेसिस क्यों स्टेइंग सिमिलर होता है या स्टेइंग विद सेम कंडीशंस होता है, मतलब हम इसके लिए ये टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं. सो आपने ये याद रखना है कि जब हमारे लिए ये टर्म प्रपोज की डिफरेंट फिजियोलॉजिस्ट ने, तो एक बात थी कि आपके पास दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं. ठीक है, एक बॉडी में आउटर इन्वायरमेंट होता है और एक आपके सेल का या आपका इनर इन्वायरमेंट होता है. अब अगर आप एक बॉडी को लें, यानी मैं ले रही हूँ ह्यूमन बीइंग को, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में आउटर इन्वायरमेंट क्या होगा और इनर इन्वायरमेंट क्या होगा. तो बेटा देखें, आपका आउटर इन्वायरमेंट बिल्कुल आउटर इन्वायरमेंट भी हो सकता है, यानी आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है. ठीक है, सो इट कैन बी आउटसाइड द बॉडी एंड इट कैन बी एक्स्ट्रा सेलुलर. सो कुछ कंडीशंस में आपने अपने आप को मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू द आउटर इन्वायरमेंट, यानी आउटसाइड द बॉडी. कुछ कंडीशंस में आपने अपनी बॉडी को सेम रखना है अकॉर्डिंग टू द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, यानी बॉडी के अंदर ही होगा लेकिन सेल के बाहर होगा, तो इसलिए आप उसको आउटर इन्वायरमेंट कह रहे हैं. ठीक, देन आपके पास सेकेंड आता है इनर इन्वायरमेंट. इनर इन्वायरमेंट सब टाइम इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है और इंट्रासेलुलर भी हो सकता है. ठीक है, सो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि व्हाट इज द आउटर इन्वायरमेंट एंड व्हाट इज द इनर इन्वायरमेंट. या अगर मैं कहूँ कि होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ कंडीशन ऑफ आउटर इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग द इनर इन्वायरमेंट, ठीक है, तो भी ठीक है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आउटसाइड द बॉडी और आपकी इनसाइड द बॉडी के मुताबिक आप अपनी कंडीशंस को सेम कर रहे हैं. बाहर बहुत तेज गर्मी है तो आपकी बॉडी की कंडीशन उतनी तेज नहीं हो सकती, फिर आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो कुछ फंक्शन या फिजियोलॉजी परफॉर्म करेंगे. ठीक है, सो दोनों कंडीशंस आपके लिए इन्वायरमेंट्स हैं, याद रखिएगा, आउटसाइड द बॉडी एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है. ठीक है, इनसाइड द बॉडी एंड इंट्रासेलुलर, बॉडी के पूरे अंदर या फिर आपके जो एक सेल है उसके अंदर क्या कंडीशंस हैं. सो दीज आर द टू इन्वायरमेंट. नाउ हाउ वी कुड एक्सप्लेन द होम्योस्टेसिस. सो होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ कंडीशंस. कौन सी कंडीशंस? द आउटर इन्वायरमेंट विद इनर इन्वायरमेंट और समटाइम इनर इन्वायरमेंट विद आउटर इन्वायरमेंट. ठीक है, यानी आपने अपनी बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करना है, उसको सिमिलर रखना है. किसके लिए? बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स, एंड दीज टू इन्वायरमेंट्स आर आउटर एंड इनर इन्वायरमेंट. सो स्टेइंग सिमिलर मीन, और द सिमिलर कंडीशंस मीन मेंटेनेंस ऑफ inner environment with outer. ठीक है, आपने अपनी बॉडी की कंडीशंस को सेम करना है, आउटर इन्वायरमेंट के साथ अपनी बॉडी के इनर इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है. सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस. सो बेटा फर्स्ट वी हैव इट्स बैकग्राउंड. सो फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट, फर्स्ट हमारे पास एक बर्ड था, आर्टिक बर्ड, जो कि -18 पे भी सर्वाइव करता था और 40 डिग्री पे भी सर्वाइव करता था. तो इसका मतलब है कि जब आपके आउटर इन्वायरमेंट जो है वो -18 और 40 डिग्री तक भी चला जाए अगर, तो ऑर्गेनिज्म मर नहीं जाते हैं बल्कि वो सर्वाइव करते हैं. तो क्यों सर्वाइव करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं? सो ही प्रपोज द टर्म होम्योस्टेसिस, के होम्योस्टेसिस में ये होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट को, इनर इन्वायरमेंट को आउटर इन्वायरमेंट के साथ रेगुलेट करते हैं. ठीक है, सो अ फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लॉड बर्नौट, जिनको फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी कहा जाता है,
और फिजियोलॉजी बेटा आपको पता है कि फंक्शनल जो एबिलिटी होती है आपकी उसको कहते हैं। सो फिजियोलॉजिस्ट थे फादर ऑफ फिजियोलॉजी क्लॉड बर्नौट, जिन्होंने एक स्टेटमेंट प्रपोज किया था कि कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी आपका इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट कैसे कि अगर आपकी स्पोर्स पीएच जो है वो 7.4 कांस्टेंट नहीं है, यानी नॉर्मल नहीं है, तो आपके बहुत सारे सेल्स में भी के फंक्शन ना कर पाए। ब्लड की पीएच, ठीक है, या जो है वो अगर आपके स्टमक की पीएच 2 पे नहीं कांस्टेंट है तो मे बी के स्टमक फंक्शन ना कर पाए। सो द कॉन्स्टेंसी ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर फ्री लाइफ, ठीक है, यानी आप अपनी हर एक इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं तो आप जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। अब किसके मुताबिक कांस्टेंट रखते हैं? सो दैट इज द आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट के इन्होंने तो एक आइडिया प्रपोज किया था होम्योस्टेसिस का, बट द टर्म homeostasis was actually proposed by Walter B. Cannon. देखिए idea was proposed by him, but the term was proposed by Walter B. Cannon, and he said that homeostasis is an evolutionary development, ठीक है। evolutionary development क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही ऑर्गेनिज्म स्टार्ट के थे तो उनकी एवोल्यूशन या उनकी जो चेंजेस थी, एडेप्टेशंस थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जैसे चल के नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशंस आती हैं, ठीक है। सो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है, यानी स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, या आप ये कह सकते हो कि स्लो डेवलपमेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके मेटाबॉलिक विजडम में, यानी उनको एक इतनी अच्छी चेंजेस के लिए, जैसे आप पढ़ें कि आपकी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, आपके वाटर लेवल को मेंटेन करना है। सो ऑल दैट आर मेटाबॉलिक विजडम दैट प्रोवाइड्स फॉर द इंटरनल कॉन्स्टेंसी, यानी हमारे इंटरनल टेम्परेचर को या इंटरनल जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में क्या मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं, दैट आर ऑल इन एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स। सो दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, ठीक है। सो अब बेटा होम्योस्टेसिस क्यों चाहिए होती है, हमने किन चीज़ों को, कौन सी इंटरनल कंडीशंस को इंटरनल कॉन्स्टेंसी पे रखना है। सो वो कौन कौन हो सकती हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप आगे चल के पॉजिटिव फीडबैक में भी पढ़ेंगे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए और आपके एनवायरनमेंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट हो तो वो एट द एंड डेथ काज कर सकती है। ऑक्सीजन अगर नहीं है, आपके सेल्स को नहीं मिल रही है, तो आपकी रेस्पायरेशन नहीं होगी, मे बी एनीमिया काज हो जाए। सो आपने इन दोनों कंडीशंस को मेंटेन रखना है। पीएच आपके हर एक ऑर्गन की डिफरेंट होती है, ब्लड की डिफरेंट होती है, सो आपने उसको भी मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन, अकॉर्डिंग टू द सेल्स, ठीक। सो अगर आप यहाँ पे स्टमक इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो हमें पता है स्टमक की पीएच 2 तक होनी चाहिए ताकि पेप्सिन जो है वो एफिशिएंटली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, लेकिन यही 2 पीएच जो है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्केबल नहीं होगी, ठीक है। देन बेटा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, ज़ाहिर है अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया एक्यूमुलेट होते जाएंगे तो ये डिफरेंट डिजीजेस को कॉज करेंगे, सो दे मस्ट बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर आपकी बॉडी में साल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा है तो आपको पता है बीपी के और बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो साल्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से आ जाते हैं, और अगर कम है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस, क्योंकि हमारी एक्शन पोटेंशियल या हमारे जो मसल्स हैं उनको भी इलेक्ट्रोलाइट और कैल्शियम वगैरह की ज़रूरत होती है। सो दे मस्ट बी एट द कांस्टेंट लेवल, ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और कम भी किसी सूरत नहीं होने चाहिए। देन वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है यानी आपके सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो आपका ब्लड प्लाज्मा है या जो आपका सेल है, इवन उसका जो फ्लूइड है उस सब को मेंटेन रहना चाहिए। क्यों? देखिए आप लोगों ने पहले भी एक बात फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कि हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंट 3 तरह के होते हैं। तो अगर आपका बॉडी इन्वायरमेंट यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर का जो फ्लूइड है वो अगर आइसोटोनिक है तो वेल एंड गुड, अगर वो हाइपरटोनिक है तो उसमें मौजूद आपके सेल्स जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक। और अगर वो हाइपोटोनिक है तो आपके सेल ब्रस्ट हो जाएंगे। सो आप अपने उस जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको आइसोटोनिक लेवल पे लेके आना है ताकि आपके सेल्स जो हैं वो एफिशिएंटली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। योर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मस्ट नॉट बी हाइपरटोनिक एंड इट मस्ट नॉट बी हाइपोटोनिक।
हाइपोटोनिक फॉर द एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ योर बॉडी। ठीक है, सो बेटा ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें 60% बॉडी फ्लूइड होता है, जिसमें 40% आपके सेल्स के अंदर होता है और 20% जो है वो आपके सेल्स के बाहर होता है। सो दिस 60% ऑफ द वाटर और द फ्लूइड मस्ट बी मेंटेन। अगर ये कम ज्यादा कहीं पे भी होगा दैट वुड बी डेंजरस फॉर द सेल, फॉर द बॉडी। ठीक है, सो हमने इस सब को मेंटेन करना है। सो इस सब को मेंटेन करने के मैकेनिज्म को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। और आपने फर्स्ट ईयर में भी होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट स्टडी किए थे प्लांट के रेफरेंस से। पहला था आपके पास ऑस्मोरेगुलेशन, in which we regulate the concentration of water and salt, या in which we maintain the level of the water and salt, or we maintain or we keep the water and salt at constant level। ठीक है, then आपके पास thermoregulation है, so we need to maintain the temperature at constant level। if it increases or decreases, both the conditions are dangerous for the body। and then final, the removal of waste matters, that is the excretion। so these are the 3 aspects जिनके थ्रू हम कहते हैं कि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। ठीक है, and if any one of this is missing, this would be dangerous for the body। अगर आपकी बॉडी ऑस्मोरेगुलेशन नहीं करेगी तो मैंने अभी जैसे आपको कहा कि फिर एनवायरनमेंट या हाइपोटोनिक हो जाएगा या हाइपरटोनिक हो जाएगा। दोनों केसेस सेल के लिए डेंजरस हैं। मे बी आपका सेल ब्रस्ट हो जाए या मे बी आपका सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाए। सो दोनों केसेस में बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। थर्मोरेगुलेशन अगर नहीं होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सारे प्रोटीन्स डीनेचर हो सकते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, प्रोटीन्स इनएक्टिव हो सकते हैं, अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते, और प्रोटीन्स में आपके एंजाइम्स भी आते हैं। ठीक, देन एक्सक्रीशन है, अगर यूरिक एसिड सपोज एक्युमुलेट हो जाता है बॉडी में, वो रिमूव नहीं होता, तो आपको पता है कि गाउट की डिजीज होती है। इसी तरह अगर यूरिया या अमोनिया जो है वो टॉक्सिक मटेरियल हैं, वो बॉडी से रिमूव नहीं होते, तो वो टॉक्सिक है, वो बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं, वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी केप्ट कांस्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और फॉर द फ्री लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वी हैव टू मेंटेन आवर इंटरनल कंडीशंस विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब वो आपका इंटरनल या एक्सटर्नल इनमें से कोई भी इन्वायरमेंट हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। शॉर्ट सा एक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें क्या है कि आपका जो मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस है, पहले तो देखिए बेटा इसकी डेफिनेशन नोट कर ले पास कि क्या होता है, द वेरियस फिजियोलॉजिकल अरेंजमेंट्स। ठीक है, यानी होम्योस्टेसिस को आपने कैरी आउट करना है, तो होम्योस्टेसिस खुद एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो उसके अंदर जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, विच सर्व टू रीस्टोर द नॉर्मल स्टेट, यानी आपने उसको वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आना है। सो वंस इट हैज बीन डिस्टर्ब, यानी उसकी एग्जांपल मैं आपको अभी बताती हूं कि अगर आपका एक दफा नॉर्मल टेम्परेचर से या एक दफा नॉर्मल वाटर लेवल से आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो गई है, तो आप उसको वापस अपने नॉर्मल लेवल पे लेके आएंगे। उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आने के लिए जो आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकल अरेंजमेंट्स करेगी, उसको आप बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। एंड दिस मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस इज डन बाय अ फीडबैक लूप इन विच वी हैव 3 कॉमन फैक्टर्स और कंपोनेंट्स। द फर्स्ट इज सेंसर, द सेकंड इज इंटीग्रेटर एंड द थर्ड इज इफेक्टर। ठीक, सो व्हाट आर सेंसर्स? सेंसर्स का मतलब आपको बेटा समझ आ रहा है कि जिन्होंने सेंस करना है। ठीक, किस चीज को सेंस करते हैं और क्या होते हैं। सो आपने ये याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट नर्व्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, जिनको आप रिसेप्टर्स कहते हैं। दीज रिसेप्टर्स एक्ट एज अ सेंसर, जो कि स्टिमुलस को, किसी चेंज को रिसीव करते हैं, सेंस करते हैं। ठीक है, देन ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारा सिग्नल डिलीवर करते हैं टुवर्ड द इंटीग्रेटर। ठीक है, इंटीग्रेटर कैन बी नोन एज कंट्रोल हाउस एंड इट इज ब्रेन।
यूजुअली हमारा इंटीग्रेटर ब्रेन होता है, ठीक है। देन थर्ड, आपको पता है कि वो जो इंटीग्रेटर होता है उसने जो भी मैसेज हमारा इंटीग्रेट किया, उसको प्रोसेस किया, उसने अब वो सिग्नल सेंड करना है इफेक्टर्स को, ठीक है। तो इफेक्टर्स बेटा आपके पास जो हैं वो दो मेन इफेक्टर्स हैं, एक आपके मसल्स और दूसरा होते हैं आपके ग्लैंड्स, ठीक है। सो अब देखें, दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स, द सेंसर विच सेंस द इनपुट और एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, देन दे सेंड द सिग्नल्स टुवर्ड द इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटेड विल वर्क ऑन द सिग्नल्स और वर्क ऑन द स्टिमुलस एंड सेंड द सिग्नल टू द इफेक्टर्स, इफेक्टर्स मसल्स एंड द ग्लैंड्स विल शो द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स गिवन बाय द इंटीग्रेटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इनपुट या जो भी आपका स्टिमुलस है, ठीक है। सो बेटा आप देखें, हमने जो वो था चैप्टर 14, उसमें कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग में भी हमने कहा था कि हमारा ब्रीथिंग इनवॉलेंट्री एक्शन है। सो होम्योस्टेसिस इज आल्सो इनवॉलेंट्री एक्शन, और जब भी कोई आपका इनवॉलेंट्री एक्शन होता है तो वो हमेशा एक रिफ्लेक्स आर्ट के थ्रू कंट्रोल होता है। सो रिफ्लेक्स आर्ट में आपके पास सबसे पहले एक स्टिमुलस होता है, वो स्टिमुलस डिटेक्ट होता है रिसेप्टर से या सेंसर से, सेंसर सिग्नल देता है इंटीग्रेटर को, इंटीग्रेटर उस पर काम करता है, वो सिग्नल मिलते हैं इफेक्टर्स को, इफेक्टर्स जो हैं वो आपके पास एप्रोप्रिएट रिस्पांस शो करते हैं, ठीक। वहां पे हमने रिस्पांस पढ़े थे ब्रीथिंग यानी इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, यहां जो हम रिस्पांस पढ़ेंगे वो होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। सो बेटा अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि स्टिमुलस, स्टिमुलस किसको कहते हैं, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कहाँ है आपका, इनर आउटर एनवायरनमेंट नहीं कहाँ है, ठीक है, दैट कैन बी इनर, दैट कैन बी आउटर। सो एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट इज बॉडी टेम्परेचर अबव 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, अगर ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है तो इट मीन्स कि इट इज अ स्टिमुलस, ठीक है। दिस स्टिमुलस यानी अबव द टेम्परेचर फ्रॉम 37 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी डिटेक्टेड बाय द थर्मोरिसेप्टर्स इन द स्किन, वो क्या होती हैं, नर्व सेल्स हैं विद एंडिंग इन स्किन एंड ब्रेन, ये सिग्नल सेंड करेंगी ब्रेन को, यानी सेंसर्स हैं ये रिसेप्टर्स, और इन्होंने सिग्नल को रिसीव किया, क्या सिग्नल, क्या इनपुट इनको मिला कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। फिर ये सिग्नल मिलेगा इंटीग्रेटर को, इंटीग्रेटर आपका ब्रेन है, और ब्रेन का कौन सा पार्ट जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, सो दैट इज थर्मोस्टेट, और थर्मोस्टेट कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तक जब सिग्नल आ गया कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सो दिस हाइपोथैलेमस विल सेंड द सिग्नल्स टुवर्ड द मसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। सो मसल्स बेटा आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास जो आपके नॉर्मल स्केलेटल मसल्स हैं वो स्टॉप करेंगे कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है, इन्होंने क्या करना है, स्टॉप कॉन्ट्रैक्शन। स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि टेम्परेचर अबव देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं स्वेट, और आपको पता है कि स्वेट का इफेक्ट जो होता है वो कूलिंग होता है, ठीक है। सो मतलब लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी होगा। देन वेजल्स, जो वेजल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर या वेसल्स के अंदर जो आपके पास मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपके पास प्रोसेस, सॉरी डायलेट होंगे तो उसका प्रोसेस होगा वेजोडाइलेशन। तो यहाँ से भी वेसल्स डायलेट होंगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, एयर जो है वो उसके साथ मूव करेगी तो आपके पास जो है वो हीट लॉस होगी ब्लड के थ्रू भी, ठीक है। सो ये तीन रिस्पॉन्सेज आपके पास शो होंगे आपके इन ग्लैंड से, और इन तीनों रिस्पॉन्सेज को कलेक्टिवली कहा जाता है हीट रिस्पॉन्स। क्यों हीट रिस्पॉन्स कहते हैं, क्योंकि इसमें आपने हीट को लॉस करना है, ठीक है, हीट लॉस करनी है, ठीक। सो दिस इज द हीट रिस्पॉन्स जिसमें आपकी बॉडी से हीट लॉस होगी और आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड इट कैन बी अप टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो बेटा ये जो आपका मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर हुआ है अप टिल 37 डिग्री सेंटीग्रेड, नाउ दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस एंड द प्रॉपर एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस दैट इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। बाकी जो मैकेनिज्म है इसके वो हम अगले
फीडबैक मैकेनिज्म में डिस्कस कर लेंगे। अभी आपने ये याद रखना है कि होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि हमने अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना है। क्या इंटरनल कंडीशन थी हमारी? बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड का होना, ठीक है। लेकिन अगर वो ज़्यादा था तो हमारे पास कुछ फिजियोलॉजिकल अरेंजमेंट्स हुई जिनके थ्रू एट द एंड जाके जो हमारा आउटपुट आया वो टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस है विच वाज एक्चुअली परफॉर्म बाय दीज 3 कंपोनेंट्स दैट आर सेंसर, इंटीग्रेटर एंड इफेक्टर्स, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट होम्योस्टेसिस, इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।